Students, welcome to social science class. Dear students, today we will start chapter 12 from your history book, and the name of the chapter is Turkish invasions in North India. Dear students, in our previous videos we have learned about the kingdoms of North India as well as South India, and also learn the political condition of India of that time. The political condition is very unstable due to the disunity of the rulers, and this instability या disunity gave the way to foreign invasions. So now today we will study more about the political condition of India during Turkish invasions, and we will come to know why they attack in India. So let's get start the chapter. Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule was limited to specific region, though they constantly aspired to expand their boundaries. मैनी स्मॉल किंगडम्स, इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, और वो पावरफुल थे. स्मॉल थे बट पावरफुल थे. और ये कंडीशन जो थी पूरे इंडिया के अंदर थी कि पूरे इंडिया के अंदर जो थे छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे एम्पायर्स थे, और वो पावरफुल थे, लेकिन उनका जो रूल था वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही लिमिटेड था, क्योंकि छोटे एम्पायर्स थे और उनका जो एरिया था वो बहुत ही जो रीजन था या जहाँ पर वो राज कर रहे थे वो एरिया बहुत ही छोटा था. लेकिन कॉन्स्टेंटली क्या था बेटा, कंटिन्यू, लगातार वो क्या कोशिश कर रहे थे, एस्पायर्ड टू एक्सपैंड दियर बाउंड्रीज़. चाहे वो स्मॉल किंगडम्स थे बट जो रूलर्स थे वो पावरफुल थे, और उनकी यही इच्छा रहती थी कि वो अपनी टेरिटरी या अपने रीजन की जो बाउंड्रीज थी उनको एक्सपैंड करें. तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए जो उनके एम्बिशंस थे तो वो क्या करते थे, वार करते रहते थे, अटैक करते रहते थे दूसरे रीजन्स के अंदर दूसरी टेरिटरीज़ को हड़पने के लिए. तो ये सिस्टम जो था किंगशिप में रहता था, और स्मॉल किंगडम्स भी ऐसा ही कर रहे थे. हमने लास्ट वीडियोस के अंदर स्टडी किया था कि नॉर्थ इंडिया में भी गुज्जर प्रतिहार, पालाज, राष्ट्रकूटास से ये आपस में लड़ते रहे. इतने ज़्यादा वीक हो गए कि धीरे धीरे इनके जो किंगडम्स थे वो डिक्लाइन हो गए. ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर भी हमने स्टडी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि वहाँ भी स्मॉल किंगडम्स से चोलाज, चेराज, पांड्याज, तो ये भी आपस में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे, और धीरे धीरे जो इनकी पावर थी वो वीक होती जाती थी. तो ऐसा ही जो सिचुएशन था उस वक्त मेडिवल पीरियड में इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा था, और इसका जो एडवांटेज था वो कौन ले जाते थे, जो इन्वेडर्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे. इन्वेडर्स क्या होता है, आक्रमणकारी, और वो क्या करते थे, इंडिया के अंदर युद्ध करते थे और यहाँ से जो धन था, संपत्ति थी, वो लूट कर ले जाते थे. तो ये किस वजह से था, जो डिसयूनिटी थी अमंग द इंडियन रूलर्स. द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत्स resulted in political disunity in North India. This attracted invasions by the Turks. Frequent war, लगातार जो राजपूत रूलर्स थे, गुज्जर प्रतिहार थे, वो आपस में युद्धों में उलझे रहते थे, जिससे पॉलिटिकल डिसयूनिटी जो थी नॉर्थ इंडिया में, सभी जो है रूलर्स, क्योंकि वो इन्वॉल्व रहते थे युद्धों में, इसलिए उनमें एकता का अभाव था. कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, पॉलिटिकल डिसयूनिटी नहीं थी, और इसकी वजह से जो तुर्क थे, तुर्क जो है सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे,
और तुर्कों ने भारत के अंदर उस वक्त युद्ध किया जब राजपूतों के अंदर नॉर्थ इंडिया में डिसयूनिटी थी। वो आपस में ही युद्ध कर रहे थे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, और इस सिचुएशन का जो लाभ था वो किसने उठाया था? तुर्क जाति ने। और तुर्क कहाँ से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया से। अब्बासी, यहाँ डी जो है इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इसको अब्बासी बोलते हैं। अब्बासी कैलिफ्स होते हैं मुस्लिम एम्पायर के अंदर, जो भगवान जिसे कहते हैं उन्हें खलीफा बोला जाता है। तो अब्बासी और उम्मयद, ये जो टू सेक्ट थे खलीफाज के, वो मोहम्मद की डेथ, जो हजरत मोहम्मद से पहले मुस्लिम धर्म के जो महान संत माने गए हैं, भगवान माने गए हैं, तो उनकी डेथ के बाद अब्बासी और उम्मयद डायनेस्टीज़ ने अरब वाली साइड में राज किया था। तो अब्बासी जो खलीफा थे बगदाद के, रिक्रूटेड द तुर्क्स एज गार्ड्स एज प्रोफेशनल्स सोल्जर्स। यहाँ जो तुर्क थे वो एक लड़ाकू प्रजाति थी, बर्बर थे, ठीक है, और हमेशा लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। इनमें जो युद्ध कला थी वो प्रवीण थे, युद्ध कला में दक्ष थे, ग्रेट वॉरियर्स थे। तो इनको जो है खलीफा ने, जो बगदाद का खलीफा था, खलीफा बेटा जो हजरत मोहम्मद की डेथ के बाद उनकी गद्दी पर बैठे, उनका एक दामाद था, वो शिया मुसलमान था, और जो सुन्नी थे वो सिर्फ हजरत मोहम्मद के विचारों से को ही आगे ले जा रहे थे। और जो अली था, जो उनका सन इन लॉ था, वो शिया भी था और वो हकदार भी था हजरत मोहम्मद की गद्दी पर, उसका हक था। हजरत मोहम्मद जो पैगंबर हुए हैं उनकी 3 बेटियां थी, ठीक है, बेटा नहीं था, इसलिए जो अली दामाद था जो उनका, वो उनकी गद्दी पर बैठा था। लेकिन विचारधारा की वजह से जो मुस्लिम था, जो इस्लाम धर्म था, वो 2 भागों में बट गया था, एक शिया और एक सुन्नी। तो जो अब्बासिद खलीफा थे वो एक अलग, उन्होंने अपनी विचारधारा चलाई, और जो उमैयद डायनेस्टी थी वो उनके बाद सत्ता में आई थी। तो कहने का मतलब है कि जो खलीफा का पद है वो 1924 तक रहा, और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है 1924 के बाद इस पद को ख़त्म कर दिया था। तो ये खलीफा जो थे उन्होंने तुर्कों को क्या किया, एज आ गार्ड और सोल्जर्स जो था, रिक्रूट क्या होता है, अपनी सेना में भर्ती करना, यानी कि एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें तुर्क जाति के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि वो क्या थे, लड़ाकू थे, वॉरियर्स थे। तो उनको एज ए प्रोफेशनल, ठीक है, सैलरी के ऊपर उनको सैनिक तैनात कर दिया। और बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी पावर ऑफ खलीफ वीकेंड, और 9th सेंचुरी आते आते जो खलीफा की पावर्स थी वो वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। तुर्क्स स्लोली, जो तुर्क्स थे, स्लोली टू कवर द पावर एंड बिकम गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। तुर्क जो थे, जो सोल्जर एज आ सोल्जर्स थे, जब खलीफा की पावर कम हो गई तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने आप को गवर्नर और बना लिया, किन इलाकों का, जिन राज्यों के अंदर वो तैनात थे। प्रोविंसेस क्या होते हैं, स्टेट्स, इनको रियासत भी बोल सकते हैं। जो छोटी छोटी किंगडम थी, एम्पायर थी, वहाँ के ये गवर्नर बन गए थे तुर्क्स, ठीक है, और ये अपनी पावर को बढ़ाने लग गए। सम ऑफ देम असर्टेड दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैलिफ्स, और कुछ लोगों ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, स्वतंत्र कर लिया कैलिफ से, यानी खलीफा से। वन गवर्नर, अब उनमें से एक गवर्नर था हु कॉन्कर्ड गजनी, जिसने गजनी को जीता। अफ़गानिस्तान के अंदर ये एरिया है गजनी का, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिंध, काबुल, कंधार, ये सब पहले इंडियन टेरिटरी में ही आते थे। अब तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, लेकिन उस वक्त ये किस एरियाज़ में आते थे, इंडिया के। स्टार्टेड अ न्यू लीनियज क्या होता है, डायनेस्टी ऑफ रूलर्स नोन एज गजनवीज़।
तो एक गवर्नर था जिसने गजनी को जीता। अफ़गानिस्तान के अंदर छोटा सा एरिया, छोटा सा प्रोविंस है, और वहाँ पर उसने गजनवी वंश की फाउंडेशन डाली। यानी गजनी के अंदर महमूद गजनवी जो गवर्नर था उसने गजनवी वंश की नींव डाली, और यहीं से गजनवी वंश जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ मैप के अंदर क्या शो किया हुआ है, जो महमूद गजनी था, महमूद ऑफ गजनवी है, तो नाम महमूद था, गजनी का राजा था, इसलिए महमूद गजनवी बोला जाता है हिस्ट्री में इसको। उस वक्त ये पॉलिटिकल कंडीशंस थी। मैप के अंदर देखो, यहाँ पर पालाज हैं, यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार्स हैं, जो राजस्थान और गुजरात ये एरिया जो था कवर किया हुआ था इन्होंने। नीचे राष्ट्रकूटास थे, ठीक है, राष्ट्रकूटा, इधर पालाज, ये छोटी छोटी रियासतें थी, किंगडम्स थी। और ये जो बाउंड्री लाइन दिखाई हुई है ये तुर्क्स के इन्वेशंस हैं। इंडिया के इस पार्ट में इन्होंने आक्रमण किए और यहाँ से खूब धन जो है लूट कर ले गए। ये आप पिक्चर में देखो, महमूद गजनवी की इमेज देख रहे हो, ये था महमूद गजनी। और इसने देखो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला रूलर था, ये फर्स्ट रूलर था। और इसके बाद जो था, सुल्तान मीन्स किंग ही होता है, और हिंदू जो थे अपने राजा को किंग बोलते थे, राजा बोलते थे, और ये सुल्तान बोलते थे। तो महमूद गजनवी, गजनी कह लो या गजनवी एक ही बात है। महमूद गजनी वाज बोर्न इन 971 CE, ठीक है, 971 सेंचुरी ईरा में महमूद गजनी का जन्म हुआ था। ही असेंडिंग द थ्रोन, इसके फादर थे सुबुक्तगीन, उनकी डेथ हो जाती है, और उस टाइम इनकी एज थी महमूद गजनी की 27 ईयर्स, ओके। और सुबुक्तगीन जब गजनी का राजा था तो उस वक्त ये खुरासान जो इलाका था वो इसके कंट्रोल में था। लेकिन गजनी जब, यानी कि इसके फादर की डेथ हो जाती है, तो वो गजनी का राजा बन जाता है। असेंडिंग द थ्रोन क्या आता है, गद्दी पर बैठ जाता है गजनी की 998 में। ही डिसाइडेड टू इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैसे ही वो गजनी का सुल्तान या राजा बनता है तो वो क्या डिसाइड करता है, इन्वेड, आक्रमण करना, कहाँ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वेयर द गुज्जर प्रतिहाराज एम्पायर हैड बिकम वीक। और उस वक्त जब गुज्जर प्रतिहार यहाँ पर रूल कर रहे थे, उनकी एम्पायर थी, और उनकी डिसयूनिटी से और कंटिन्यूस जो वार्स थे उसकी वजह से ये वीक हो चुके थे, ठीक है। विद पलवाज और राष्ट्रकूटाज, यहाँ पालाज आना चाहिए, जो पाल और राष्ट्रकूट शासकों के साथ इनके फ्रीक्वेंट्स जो वार्स थे उनकी वजह से गुज्जर प्रतिहार टोटली वीक हो चुके थे। और महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम। अब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसका एडवांटेज किसने लिया, महमूद गजनी ने, और उसने 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम, और 27 ईयर तक, यानी कि 27 सालों में 17 टाइम जो है उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया। और ये टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 1027 तक। हर साल ये अपनी भारी सेना लेकर इंडिया आता, यहाँ पर मार काट करता और लूट कर जो संपत्ति थी, धन था, इंडिया का पैसा वो गजनी में लेकर जाता था। ही वांटेड टू मेक गजनी स्मॉल, हिली और पुअर रीजन। वो गजनी को क्या बनाना चाहता था, गजनी क्या था, एक छोटा सा हिली एरिया में सिचुएटेड एरिया, और रीजन जो था पुअर था, यानी कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन नहीं होती थी, एग्रीकल्चर नहीं होती थी, कोई मिनरल्स नहीं थे इनके पास, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो थे कम थे, और वो रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहता था, यानी कि गजनी पावरफुल हो जाए, इसलिए उसने अटैक किया इनटू ए पावरफुल एम्पायर। अटैक करके अपने इलाके के लिए वो रिसोर्सेज को जुटाना चाहता था, और अपनी जो एम्पायर थी उसको पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए उसने इंडिया के ऊपर
अटैक्स किए। ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफ़गानिस्तान एंड खुरासान। खुरासान का तो ये गवर्नर था ही, साथ साथ में उसने अफ़गानिस्तान को भी पूरा, अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्रोविंस थी, कौन सी थी, गजनी, तो इसने पूरे अफ़गानिस्तान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ही वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। इसको भारत की जो ग्रेट वेल्थ थी, जो धन संपदा थी, उसके बारे में सुन रखा था, इसीलिए वो अट्रैक्टेड हुआ, भारत के अंदर आया और अटैक किया उसने। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया लाइक। तो जो 27 ईयर्स तक इसने वार किए, ठीक है, और उसमें इसने क्या किया, प्लंडरिंग टाउन्स, प्लंडर क्या होता है, लूटना, यहाँ के शहरों को और टेम्पल्स को जो नॉर्थ इंडिया में थे उनको लूटा, जिसमें नगरकोट, थानेसर, मथुरा और कन्नौज मेन हैं। तो यहाँ पर खूब मंदिर थे और उन मंदिरों को इसने लूटा और उसके बाद उन मूर्तियों को भी तोड़ दिया। थानेश्वर की मूर्ति थी वहाँ पर, विष्णु जी की, और वो मूर्ति जो थी गजनी ले गया उठाकर, और वहाँ जाकर इसने रंगभूमि में जो है ज़मीन के अंदर गड़वा दी, ठीक है। और रंगभूमि क्या है, जहाँ पर ये नाच गाना करते थे, राजा महाराजा अपना एंटरटेनमेंट करते थे, और वहाँ पर हमारे भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति थी उसको पहले तोड़ा और फिर उसके जो रिमेन्स थे उसको गजनी के जो रंगभूमि में गड़वा दिया। मथुरा और कन्नौज, तो ये मेन जो टाउन्स थे उनके अंदर जो भी टेम्पल्स थे उनको लूट लिया। हिज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट टेम्पल इन 1025 CE। 1025 का ईस्वी का जो युद्ध था वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। सोमनाथ का मंदिर जो था उसके ऊपर इसने अटैक किया, और दिस टेम्पल वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। सोमनाथ जो है गुजरात के अंदर है। राजपूत वॉरियर्स पुट अप ए स्टिफ रेजिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल्स। राजपूत जो थे उन्होंने स्टिफ रेजिस्टेंस, यानी जो इसने युद्ध किए महमूद गजनी ने, उनको रोकने की कोशिश की, ठीक है, बट लॉस्ट द बैटल्स, लेकिन वो युद्ध में हार जाते थे। महमूद ब्रोक द आइडल क्या था, मूर्ति ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज़। सोमनाथ जो अकेला टेम्पल था, देखो बहुत सारे टेम्पल्स के ऊपर इसने अटैक किया था, तो सोमनाथ के अंदर इसको जो है बहुत सारे पैसे, जो धन था वहाँ मिला, 20 मिलियन, यानी कि 20 लाख जो करेंसी थी, 20 लाख रुपए जो थे, धन जो था उसने लूट लिया था और मूर्ति को भी तोड़ दिया था। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ ओपिनियन दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद गजनी वाज टू प्रोपोगेट इस्लाम। अब इसके दो ही ऑब्जेक्टिव्स थे, दो ही मेन एम थे अटैक करने के। फर्स्ट एम था टू प्रोपोगेट इस्लाम और सेकंड एम था गेन पॉपुलरिटी अमंग मुस्लिम्स। और मुस्लिम जो एम्पायर यानी कि पूरा जो अरब था, सऊदी अरब था, उसके अंदर अपनी पॉपुलरिटी को गेन करना ये चाहता था। मोहम्मद्स इन्वेशंस एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। एक्सपोज क्या था, शो करना। जो महमूद ने आक्रमण किए उससे जो इंडियन रूलर्स थे उनकी वीकनेस शो हो गई, और इस वीकनेस से क्या हुआ, दिस पेव्ड द वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अब वीकनेस शो हो गई कि यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो बहुत ही वीक हैं, और उनके ऊपर कोई भी अटैक करे और वहाँ से कुछ भी धन संपत्ति लूट कर ले जाए, तो ऐसा जो है एक्सपोज ऑफ हो गया था। और इसकी वजह से भारत में मुस्लिम जो रूल की इस्टेब्लिशमेंट है उसको रास्ता मिला। ट्रेड इंटरेस्ट आल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया। और यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो ट्रेड थे वो भी बढ़ाना चाहते थे, और मुस्लिम जो थे भारत के अंदर
सेटल करना चाहते थे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड भी बहुत था और जो वेल्थ थी, इंडिया रिच इन वेल्थ था। दिस पीरियड आल्सो सा द डेवलपमेंट्स ऑफ ए क्लोज कल्चरल इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया। जो मेडाइवल पीरियड है इसमें हम क्या देखेंगे कि इंडिया और मुस्लिम के बीच में जब रिलेशन बना, यानी कि उनकी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इस्लाम की इंडिया के अंदर हुई, तो यहाँ की जो कल्चर थी, ठीक है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई, इस्लामिक कल्चर से। और सेंट्रल एशिया में ये इसका बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म का। बट मोहम्मद डिस्ट्रक्शंस ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल्स, लेकिन मोहम्मद गजनी के जो अटैक्स से उनसे हमारे जो टेम्पल से वैल्यूएबल और आर्टिस्टिक टेम्पल जिनके अंदर आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया था, और आइडल्स क्या होती है, मूर्तियाँ, ये सब डिस्ट्रक्शंस मीन्स इनको ध्वस्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। और ये इंडियन हेरिटेज के लिए एक ग्रेट लॉस था, क्योंकि ये हमारी क्या थी, विरासत थी। जो भी मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, तो हमारी संपत्ति थी, उसको महमूद गजनी ने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दी उसकी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रेट लॉस था। नेक्स्ट है, डू यू नो महमूद गजनी इज़ रिमेंबर्ड एज अ प्लंडरर। इतिहास में महमूद गजनी को एक लुटेरा, ठीक है, लुटेरा जो है इतिहास में जाना जाता है कि ये लुटेरा था। इसने क्या लूटा, टाउन्स और टेम्पल्स जो इंडिया के थे उनको लूटा। बट इन हीज़ ओन कंट्री ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट बिल्डर। लेकिन अपनी एम्पायर के अंदर, अपनी गजनी के अंदर ये किस लिए फेमस था, किस लिए याद किया जाता था, ब्यूटीफुल मॉस्क्यूज़। मॉस्क्यूज़ क्या होती हैं, मस्जिद। पैलेसेस, पैलेसेस क्या होते हैं, भवन, महल। और लाइब्रेरीज़, यानी कि इन चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करवाया था अपने टाइम में महमूद गजनी ने। तो इसलिए एक बिल्डर के रूप में इसको जाना जाता है, एक निर्माता के रूप में। फिरदौसी अ फेमस पोइट रोड शाहनामा। इसके दरबार में एक पोइट था फिरदौसी, उसने एक शाहनामा लिखी थी। महमूद गजनी ने उसको जो एक एक पेज के लिए बहुत ज़्यादा दिनार दिए थे, और शाहनामा जो था लिखवाया था उसने। इन विच ही प्रे द स्टेप्स दैट मोहम्मद गजनी टुक टू प्रोपोगेट इस्लाम। और इस शाहनामा बुक में उसने क्या लिखवाया था, अपनी प्रेज़ करवाई थी, अपनी प्रशंसा करवाई थी कि इस्लाम धर्म को फैलाने वाला, एक्सपेंड करने वाला कौन है, महमूद गजनी। एंड टू बिल्ड अप गजनी एज अ ग्रेट एम्पायर। और गजनी जो एक स्मॉल और वीकर एरिया था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में किसने हेल्प की, किसने बिल्डअप किया, महमूद गजनी ने। ही आल्सो एंट्रस्टेड अल ब्रूनी टू राइट टू एन अकाउंट। अल ब्रूनी भी जो है राइटर था, उसके कोर्ट में ही रहता था। उसको भी क्या बोला कि क्या लिखे वो, अकाउंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि इंडिया का जो पार्ट उसने जीत लिया है, जिस पर अटैक किया, उसके बारे में लिखे। और अल ब्रूनी द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम था किताबुल हिंद। किताबे हिंद भी बोलते हैं इसको, किताबल अल हिंद भी बोला जाता है। किताबे हिंद ही ज़्यादा प्रोनाउंस होता है ये वर्ड। तो अल ब्रूनी द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।